पंजाब कांग्रेस में बड़ा तूफान आने वाला है। यही वजह है कि टिकट के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख बीत जाने के बावजूद करीब 1 दर्जन मंत्रियों और 3 दर्जन विधायकों ने टिकट के लिए आवेदन ही नहीं किया। मतलब कि या तो वे चुनाव लड़ना नहीं चाहते या फिर किसी दूसरी पार्टी से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मतलब कि नुकसान हर हाल में कांग्रेस का ही होना है। पंजाब कांग्रेस में टिकट के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर को खत्म हो चुकी है। टिकट के लिए आवेदन करने में बड़े नेताओं ने रुचि नहीं दिखाई है। हालांकि 2017 के मुकाबले इस बार टिकट मांगने वालों की संख्या में करीब 50% का इजाफा हुआ है। इसका मुख्य कारण कांग्रेस द्वारा टिकट आवेदन पर कोई भी शुल्क नहीं लगाया जाना है। वर्ष 2017 में कांग्रेस से टिकट मांगने वालों की संख्या 1050 के करीब थी, जबकि इस बार ये संख्या बढ़कर 1620 तक पहुंच चुकी है। अहम बात यह है कि टिकट के आवेदन के लिए कोई शुल्क न होने के कारण एक ही परिवार के कई लोगों ने आवेदन किया है। टिकट के लिए राज्य के महज 8 से 9 मंत्रियों ने ही आवेदन किया, जिसमें कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु, राणा गुरजीत सिंह, रजिया सुल्ताना, गुरकीरत कोटली, मनप्रीत बादल, परगट सिंह आदि शामिल हैं। इसी प्रकार से 30 के करीब विधायकों ने ही टिकट के लिए आवेदन किया है। पंजाब में कांग्रेस के 78 विधायक रह गए हैं। 2 विधायक जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह और राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं। पुरानी रीति के अनुसार कांग्रेस ने इस बार भी टिकटों के लिए आवेदन मांगे थे। हालांकि पिछली बार की तरह इस बार आवेदन शुल्क नहीं रखा गया था। 2017 में आवेदन शुल्क 10,000 रुपए रखा गया था, क्योंकि कांग्रेस ने दोनों ही नेताओं को पार्टी में शामिल करवाया था। सूत्र बताते हैं जो विधायक हैं या जिन्होंने पहले चुनाव लड़ा या पार्टी की प्राथमिकता में वे हैं, इसलिए ये जरूरी नहीं कि टिकट के लिए आवेदन नहीं करने पर टिकट नहीं मिलेगा। कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि आवेदन शुल्क नहीं होने के कारण इस बार लोगों में आवेदन करने की होड़ ज्यादा थी, क्योंकि पिछली बार आवेदन के लिए कांग्रेस ने अपने विधानसभा क्षेत्र के 2 मतदाताओं से हस्ताक्षर भी करवाने थे। इस बार कांग्रेस ने ऐसी शर्तों को हटा लिया था, जिस कारण भी अपना नाम उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल करवाने के लिए लोगों में ज्यादा होड़ मची रही। वहीं बड़ी संख्या में विधायकों द्वारा टिकट के लिए आवेदन नहीं करना भी एक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। सूत्र बताते हैं कि आवेदन मांगना पार्टी की एक औपचारिक परंपरा है। पार्टी टिकट देते समय इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है कि उम्मीदवार ने टिकट के लिए आवेदन किया भी था कि नहीं। जैसे 2017 में नवजोत सिंह सिद्धू और परगट सिंह ने टिकट के लिए आवेदन नहीं किया था, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट दिया। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। नवजोत सिंह सिद्धू की जुबान बेलगाम है, इसलिए बेवजह चलती है तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। अपनी जुबान के चक्कर में नवजोत सिंह सिद्धू की फजीहत हो गई। असल में नवजोत सिंह सिद्धू सुल्तानपुर लोधी के विधायक नवतेज चीमा के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करते हुए पंजाब पुलिस को लेकर विवादित बयान दे दिया। सिद्धू ने सुल्तानपुर लोधी में जनसभा में कहा कि अगर ये विधायक थानेदार पर चिल्ला दें तो उसकी पैंट गीली हो जाती है। सिद्धू का यह बयान पुलिस अधिकारी को चुभ गया और उन्होंने पलटकर सिद्धू की ऐसी तैसी कर दी। चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी दिलशेर चंदेल के सिद्धू के अपमानजनक बयान का विरोध करते हुए एक वीडियो जारी किया गया। अपने वीडियो में वो कह रहे हैं कि 2-3 दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नवजोत सिद्धू अपने साथी से कह रहे हैं कि ये थानेदार पैंट गीली कर देता है। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि एक सीनियर लीडर अपने ही फोर्स के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको बेइज्जत कर रहे हैं। आगे डीएसपी चंदेल ने कहा कि यही फोर्स उनके और उनके परिवार की सुरक्षा करती है। अगर यही बात है तो वे अपनी फोर्स वापस ले लें और अकेले घूमें। वे 10 से 20 पुलिस कर्मचारियों को साथ लेकर घूमते हैं। पुलिस के बिना एक रिक्शा चालक भी इनकी नहीं मानता। इसलिए मैं इस शब्द की घोर निंदा करता हूं और सभी पुलिस बल की तरफ से उनके बयान को लेकर रोष प्रकट करता हूं कि उन्हें अपनी फोर्स के बारे में इस तरह के शब्द नहीं बोलने चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब नवजोत सिंह सिद्धू से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई तो वे उपलब्ध नहीं थे, लेकिन उनके एक करीबी ने कहा कि यह टिप्पणी सिर्फ मजाक में की गई थी। उनका मकसद पुलिस वालों का अपमान करना नहीं था। गोवा में ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाते हुए 5 बड़े नेताओं ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया और कहा कि ममता बनर्जी से गोवा को समझने में भूल हो गई। इस बात से जावेद अख्तर बेहद परेशान हो गए, इतना ज्यादा कि जब तारिक फतेह ने इससे जुड़ी खबर का लिंक शेयर किया तो जावेद अख्तर तारिक फतेह से उलझ पड़े। इस लिंक से जावेद अख्तर इतने विचलित हो गए कि वह तारिक फतेह को कोसने लगे। कितना नीचे गिर गए तारिक साहिब। तारिक फतेह ने ऑनलाइन कंटेंट क्यूरेशन टूल
पेपर ली पर टीएमसी से जुड़ी एक न्यूज रिपोर्ट के लिंक को शेयर किया था। उस न्यूज रिपोर्ट में बताया गया है कि गोवा के 5 बड़े नेता टीएमसी में शामिल होने के करीब 3 महीने के भीतर ही सांप्रदायिकता का आरोप लगाकर पार्टी छोड़ चुके हैं। पार्टी छोड़ते वक्त इन नेताओं ने आरोप लगाया कि टीएमसी वोटों के खातिर हिंदुओं और ईसाइयों के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है। गोवा में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। दरअसल पेपर ली पर कोई भी अपना पेज बना सकता है और अपनी पसंद के हिसाब से खबरों को लेकर न्यूज़पेपर क्रिएट कर सकता है। ये एक तरह का एग्रीगेटर ही है जहां आप कोई भी लिंक शेयर कर सकते हैं। तारिक फतेह ने भी इस पर अपना पेज बना रखा है। उसी पर उन्होंने टीएमसी वाली खबर को भी जगह दी है। तारिक फतेह ने ट्विटर पर टीएमसी वाली खबर का लिंक शेयर करते हुए लिखा, लेटेस्ट। फिर क्या था, जावेद अख्तर भड़क गए। तारिक फतेह को ट्विटर पर जवाब दिया कि तारिक साहिब, आपको इतना नीचे गिरते हुए देखकर वे सभी लोग दुखी महसूस करते हैं जो कभी आपकी तारीफ किया करते थे। मैं बस यही उम्मीद कर सकता हूं कि कम से कम आप अच्छे से संतुष्ट हो। मेरी शुभकामनाएं। जावेद अख्तर के इस जवाब पर तारिक फतेह ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि ट्विटर पर इन दोनों के बीच विचारधारा और इस्लाम को लेकर पहले बेहद तीखी जुबानी जंग हो चुकी है। दोनों एक दूसरे पर निजी हमले से भी नहीं चूके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हुए कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को भांपते हुए फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज दिए जाने की घोषणा किया कि विपक्षी नेताओं में इसका श्रेय लेने की होड़ सी मच गई। हंसते मुस्कुराते हुए राहुल गांधी से लेकर केजरीवाल तक और उद्धव ठाकरे से लेकर ममता बनर्जी तक सबने इस बात का दावा करना शुरू कर दिया कि पीएम ने उनके दबाव में आकर बूस्टर डोज की इजाजत दी है। इसकी शुरुआत सबसे पहले शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने की। उन्होंने पीएम के संबोधन के कुछ ही मिनटों के भीतर पीएम की इस घोषणा का श्रेय अपने नाम कर लिया। आदित्य ने 7 दिसंबर 2021 के अपने ट्वीट का हवाला देते हुए लिखा कि मुझे खुशी है कि 7 दिसंबर को किए गए इन सबसे महत्वपूर्ण अनुरोधों में से 2 को स्वीकार कर लिया गया है। आदित्य ठाकरे ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को लिखे पत्र का जिक्र किया। श्रेय लेने वालों में ही अगला नंबर भी। दिलचस्प यह है कि शिवसेना में भी श्रेय लूटने की होड़ ऐसी मची। आदित्य ठाकरे के दावे को किनारे लगाते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने ट्वीट में कुछ पोस्ट तो नहीं किया, लेकिन उनके ऑफिस के आधिकारिक हैंडल ने उन्हें इसका श्रेय दिया। प्रियंका के ऑफिस ने लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा का स्वागत है। यह उन मुद्दों में से एक है जिसे प्रियंका चतुर्वेदी उठा रही थी। खुशी की बात यह है कि अब इसे श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनुमोदित और घोषित किया गया है। मतलब ये कि शिवसेना ही तय नहीं कर रही कि पीएम मोदी ने आदित्य ठाकरे की बात मानी या फिर प्रियंका चतुर्वेदी की। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा भी पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए अनाउंसमेंट का श्रेय लेने के लिए आगे आ गई। उन्होंने भी ट्वीट किया कि हालेलुया, आदरणीय मोदी जी ने सुन लिया। 60 साल से अधिक उम्र वालों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए आखिरकार बूस्टर डोज की घोषणा खुशी है। जब इतने लोग घोषणा का श्रेय ले रहे थे तो इसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कैसे पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी 20 दिसंबर के अपने ट्वीट का बूस्टर डोज के लिए अपनी मांग की पुष्टि की। उन्होंने ट्वीट किया कि मुझे खुशी है कि आज प्रधानमंत्री ने फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए बूस्टर डोज का ऐलान किया। बूस्टर डोज सभी को मिलना चाहिए। यह सुखद है कि अब से 15 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लग सकेगी। 2014 के बाद से भारत सरकार ने जो भी घोषणाएं की हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हमेशा से उसका श्रेय लेने की कोशिश की है। उसी परंपरा को बरकरार रखते हुए उन्होंने फिर से अपने पुराने ट्वीट का हवाला देते हुए इसका भी श्रेय लेना चाहा। उन्होंने कोरोना वायरस वैक्सीन के डोज को लेकर अपने तथ्यात्मक रूप से गलत ट्वीट का उल्लेख करते हुए दावा किया कि आखिरकार पीएम मोदी ने उनके सुझाव को मान लिया है। केरल कांग्रेस, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस और पश्चिम बंगाल यूथ कांग्रेस ने उन्हें इसका श्रेय दिया। तीनों ने ही देश को दिशा देने के लिए राहुल गांधी की तारीफ में कसीदे पढ़ी। जब लोगों में वैक्सीन को लेकर हिचकिचाहट थी तो उस दौरान न तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और न ही उनके बच्चे राहुल और प्रियंका किसी ने भी आगे बढ़कर लोगों में इसको लेकर जागरूकता फैलाने की कोशिश तक की। लोगों की वैक्सीन को लेकर हिचकिचाहट को खत्म करने के लिए आगे बढ़कर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम मंत्रियों ने लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। गुरनाम सिंह चडूनी ने पहले ही चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया था। अब बलबीर सिंह राजेवाल ने पंजाब के 32 में से 25 किसान संगठनों की पार्टी बना ली।
अब ये संयुक्त समाज मोर्चा विधानसभा चुनाव के मैदान में ताल ठोकेगा। इतना ही नहीं, पार्टी बनाने के साथ बलबीर सिंह राजेवाल अरविंद केजरीवाल के साथ सेटिंग गेटिंग करने में जुट गए। राकेश टिकैत फिलहाल अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साथ इस ताक में बैठे हैं कि किस तरह और किस रूप में वे सियासत का मजा लूट सके। जाहिर है कि अब ये किसान नेता नहीं बल्कि शुद्ध रूप से सियासी नेता बन गए हैं। गुरनाम सिंह चडूनी और बलबीर सिंह राजेवाल दोनों संयुक्त किसान मोर्चा में महत्वपूर्ण स्थिति में रहे हैं। इतना ही नहीं, ये दोनों उस कमेटी में भी हैं जो सरकार के साथ आगे बातचीत करेगी। यही वजह है कि अगर आगे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई तो उसमें बवाल होना तय है। बलबीर राजेवाल की अगुवाई में 25 किसान संगठनों ने संयुक्त समाज मोर्चा बनाया। इसमें 22 किसान संगठन एकजुट हैं, जबकि 3 संगठन समर्थन की सहमति दे चुके हैं। गुरनाम सिंह चडूनी भी संयुक्त संघर्ष पार्टी बना चुके हैं। चडूनी भी पंजाब चुनाव में ताल ठोकने की घोषणा कर चुके हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की मेन लीडरशिप में ये दोनों नेता रहे हैं और यहाँ तक कि आंदोलन खत्म करने के लिए केंद्र से बातचीत वाली 5 मेंबरी हाई पावर कमेटी में भी दोनों शामिल थे। संयुक्त किसान मोर्चा की तालमेल कमेटी के मेंबर जगजीत सिंह डल्लेवाल और डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि एसकेएम पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वो चुनाव नहीं लड़ेगा। मोर्चा देश भर के 400 से ज्यादा किसान संगठनों का एक साझा मंच है। पंजाब की 32 संगठनों में चुनाव के लिए सहमति नहीं बनी। जो चुनाव लड़ रहे हैं वो एसकेएम का नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर ऐसा किया गया तो फिर मोर्चा अनुशासनिक कार्रवाई करेगा। संयुक्त किसान मोर्चा की 15 जनवरी की मीटिंग पहले से तय है। जब किसान आंदोलन खत्म किया गया तो केंद्र के साथ एमएसपी पर कमेटी बनाने, किसानों पर दर्ज केसेस वापस लेने समेत कुछ और मांगों पर भी सहमति बनी थी। उन पर क्या प्रगति हुई, इस पर चर्चा के लिए ये मीटिंग पहले से ही तय है। इस बीच किसान संगठन चुनाव मैदान में कूद गए, इसलिए अब मांगों के अलावा इस पर भी चर्चा होना तय है। जब से राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व पर अपना ज्ञान बांटने लगे हैं, तब से दिग्विजय सिंह काफी सक्रिय हो गए हैं। बीजेपी के हाथों में ली लगातार हार से बौखलाए दिग्विजय सिंह के निशाने पर पहले सावरकर, गाय और अब महिलाएं आ गई हैं। कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन को टंचमाल कहने वाले दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया और इसी चक्कर में उन्होंने देश की महिलाओं का भी अपमान कर डाला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि जो 40 साल से ज्यादा की महिलाएं हैं वो मोदी से प्रभावित हैं। जो लड़की जीन्स पहनती है वो मोदी से प्रभावित नहीं है। इसके साथ ही दिग्विजय ने सावरकर और हिंदुत्व को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी को जमकर निशाने पर लिया। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने ये भी बता दिया कि उन्हें ये बात किसने बताई। उत्तर प्रदेश में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन चलाने वाली प्रियंका वाड्रा ने महिलाओं के बारे में ज्ञान दिग्विजय सिंह को दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रियंका गांधी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई थी जो हमारे दिमाग में कभी नहीं आई थी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि 40 से 50 साल की जो महिलाएं हैं वो मोदी से थोड़ा ज्यादा प्रभावित हैं, लेकिन लड़कियां जो जीन्स पहनती हैं, मोबाइल रखती हैं, वो प्रभावित नहीं हैं। इस पर बातचीत करने की आवश्यकता है। मोबाइल पर एक्टिव लड़कियां सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं, इसलिए उन लोगों से आप संपर्क बढ़ाइए। मतलब कि दिग्विजय सिंह ने एक तरह से महिलाओं को लेकर प्रियंका वाड्रा की सोच की पोल खोल दी है। दिग्विजय सिंह के पीएम मोदी पर दिए गए विवादित बयान पर बीजेपी ने ऐतराज जताया। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि दिग्विजय मानसिक संतुलन खो चुके हैं। महिलाओं को लेकर उनकी ये निम्न स्तर की सोच है। दिग्विजय सिंह अब पागलपन के दौर से गुजर रहे हैं। सोनिया गांधी से मैं पूछता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को पार्टी में रखा ही क्यों है। ये वही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने कांग्रेस की ही सांसद रह चुकी मीनाक्षी नटराजन के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया था। महिलाएं वंदनीय हैं और पूजनीय होती हैं। उनके नाम से राजनीति करना शोभा नहीं देता। दिग्विजय सिंह के सावरकर पर दिए बयान के बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि दिग्विजय दिन रात सिर्फ हिंदुओं को बदनाम करने में लगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह वो महापुरुष हैं जो हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र करने में दिन रात मेहनत और परिश्रम करते रहते हैं। आप अगर इतना ही हिंदू और हिंदुस्तान की भलाई के लिए काम करते तो न पाकिस्तान में जिन्ना पैदा होता और न ही आतंकवाद इस देश की धरती पर कहीं दिखाई देता। सिंघू बॉर्डर से निकलकर किसान संगठन सियासत के मैदान में पहुंच गए। पंजाब के 25 किसान संगठन संयुक्त समाज मोर्चा बनाकर चुनावी मैदान में उतर गए और एक झटके में ही सिद्धू, बादल और केजरीवाल के बने बनाए गणित को उलट पुलट कर दिया।
बलबीर सिंह राजेवाल की अगुवाई में बनी किसानों की पार्टी ने इन सब के सामने बड़ी चुनौती पेश कर दी है। वहीं किसानों के फैसले से पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह को शहरों में बीजेपी के साथ गठजोड़ को फायदा मिल सकता है। भाजपा पंजाब में शहरों की अच्छी राजनीति करती है, वहीं कैप्टन का शहरी तबके में अच्छा जनाधार है। ऐसे में किसानों के फैसले से सबसे ज्यादा चिंता अकाली दल और कांग्रेस की है। अकाली दल खुद को पंथक पार्टी कहती है, जिसका कोर वोट बैंक ग्रामीण सिख हैं। किसान चुनाव लड़ रहे हैं तो गांवों में अकाली दल का वोट बैंक बटेगा। अकाली दल पहले ही कृषि कानून का समर्थन कर घिर चुका है। बाद में हरसिमरत कौर बादल ने केंद्र सरकार से इस्तीफा दिया। सुखबीर बादल ने गठजोड़ तोड़ा, लेकिन किसान उन्हें स्वीकार नहीं कर पाए। भाजपा से गठजोड़ तोड़ने के बाद अकाली दल को शहरी वोट बैंक में संघर्ष करना पड़ रहा है। नवजोत सिद्धू और चरणजीत चन्नी की जोड़ी के लिए यह बड़ा झटका है। संगठन और सरकार में सिख चेहरे से पहले ही पार्टी का जातीय गणित बिगड़ा हुआ है। कांग्रेस के पास शहरों में कोई कद्दावर चेहरा नहीं है। कांग्रेस पहले आंदोलन और फिर किसान स्मारक, कर्ज माफी, मुआवजे के मुद्दे पर किसानों को रिझा रही थी, लेकिन अब सब छिन गया। आम आदमी पार्टी का आधार भी गांवों में ज्यादा है। पिछली बार उनकी 20 सीटों में अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में ही रही। किसान खुद चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके लिए ये झटका है। हालांकि अगर चर्चा के हिसाब से उनका किसानों से गठजोड़ होता है तो फिर ग्रामीण क्षेत्रों में आपके लिए ये फायदेमंद साबित होगा। किसानों का राजनीति में आना भाजपा के लिए नुकसानदेह और फायदेमंद दोनों ही है। फायदा ये कि भाजपा अब खुलकर कहेगी कि किसान शुरू से ही राजनीति कर रहे थे। ये बात शहरी वर्ग में भुनाई जाएगी। किसानों का शहरों में ज्यादा आधार नहीं है, ऐसे में वहाँ भाजपा इसका लाभ ले सकती है। नुकसान ये कि किसान आंदोलन के जख्म चुनाव होने तक हरे रहेंगे, जो पार्टी को नुकसान पहुँचाएंगे। गाँवों में थोड़ी बहुत पहुँच की आस वाली बीजेपी को इससे झटका लगा है। पंजाब लोग कांग्रेस बनाने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह का गाँवों के साथ शहरों में अच्छा रसूख है। कैप्टन के किसान नेताओं से भी अच्छे रिश्तों को लेकर चर्चा रही है। ये चर्चा थी कि किसान कैप्टन को फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन अब किसान खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं तो कैप्टन को झटका लगा। शहरों में जरूर कैप्टन फायदे में रहेंगे क्योंकि वहां वो बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। पंजाब में किसानों का राजनीति में आना महत्वपूर्ण है क्योंकि 117 सीटों में से 77 सीटों पर ग्रामीण वोट बैंक का दबदबा है। इनमें 26 पूरी तरह से ग्रामीण है, जबकि 51 सीटें सेमी अर्बन हैं। दोनों ही जगहों पर किसान असरदार हैं। ग्रामीण सीटों पर राजनीति करने वाली पार्टियों के लिए ये चिंता है। अब तक इन्हीं सीटों के जरिए भाजपा पंजाब बड़ी जीत तो दूर, अकाली दल के साथ बराबरी वाला गठबंधन तक नहीं कर पाई। पंजाब में बची करीब 40 अर्बन सीटों पर इस बार फोकस कर भाजपा नई सरकार को लेकर दावेदारी ठोक रही है।